ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस। सारे ट्रांजैक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। हम लोग 11th क्लास में स्पेशली यूज़ करते हैं डीके गोयल एपीसी बुक। ठीक है। और भी लेकिन रेफरेंस बुक होती है, जैसे कि टीएस ग्रेवाल है, एबीडी बुक है, एबीडी करके भी एक रेफरेंस आता है, एनसीईआरटी भी है, और भी मैक्सिमम बहुत सारी रेफरेंस बुक आती है। लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा बेस्ट माना जाता है कि एपीसी बुक जो है, जो डीके गोयल रेफरेंस बुक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। ठीक है। तो अब इस बुक में हम लोग एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जर्नल एंट्री एक टॉपिक है जो कि ऑलरेडी हमारी क्लास में चल रहा था। आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो इस बुक में जर्नल के अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और उस 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 10 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, मतलब देखा जाए तो 400-500 ट्रांजैक्शन हैं। लेकिन अगर हम उन 400-500 ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेंगे तो समय बहुत वेस्ट होगा, जबकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हर एक क्वेश्चन में सिमिलर है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, उन 50 क्वेश्चन में से, मतलब 500 ट्रांजैक्शन में से जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, उनको मैंने कलेक्टिवली अलग से कहीं नोट करके रख दिया है, और हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे। अराउंड 190 ट्रांजैक्शंस हैं। अगर वो 190 ट्रांजैक्शन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जर्नल में, तो जर्नल का कंसेप्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट 11th क्लास में आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा इस चैप्टर में, जर्नल एंट्री में। और 112 उसके बाद और भी होंगे, मैं आपको भेजूंगा। अराउंड 190 ट्रांजैक्शंस हैं। ये 112 ट्रांजैक्शंस जो है 11th क्लास के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ दूसरे बुक से भी ट्रांजैक्शन निकाल के 190 ट्रांजैक्शंस कर दिए। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो जर्नल एंट्रीज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप 11th क्लास में जर्नल को यूज़ करोगे, 12th क्लास में जब अकाउंटिंग करते हैं वहाँ हमको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। आगे जब आप बीकॉम ग्रेजुएशन डिग्री करोगे उसमें भी आपको जर्नल एंट्री का कंसेप्ट काम आएगा। अब एमकॉम करो, आप सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन दो, उसमें भी आपको अकाउंटेंसी मिलेगा, उसमें भी जर्नल आपको काम आने हैं। और आगे अकाउंटेंसी से रिलेटेड आप कुछ भी करो, आपको जर्नल एंट्री का कंसेप्ट याद रखना है, हमेशा काम आपको आएगा। तो इसके लिए हम लोग को कुछ डेबिट क्रेडिट के रूल समझने पड़ते हैं, जो कि हमने दो टाइप के रूल समझे हैं। एक बार आप ये देख लो, बिजनेस में जितने भी टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैं इन्हीं ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। अराउंड 190 ट्रांजैक्शंस हैं जिनको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसके बाहर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो हमें परेशान करे। तो करीबन 190 ट्रांजैक्शन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इन ट्रांजैक्शंस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि हमें ट्रांजैक्शंस याद रहें। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसको बोला गया है जर्नल। ठीक है, जिसको बोला गया है जर्नल। और जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, तो उस समय हमें आना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट को शॉर्ट में डीआर से डिनोट किया गया, सिंबल जो है डीआर है, और क्रेडिट का सिंबल है सीआर। ठीक है, तो हमें अगर डेबिट क्रेडिट के रूल्स अच्छे से आ जाएं तो हम लोग आसानी से सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जर्नल में। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के दो तरीके हैं, मतलब दो अलग अलग तरीके से आप रूल्स को समझ सकते हो। एक तरीका है जिनको बोला गया है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला तरीका है ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसको एक और नाम हम दे सकते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको पहचानते हैं। कुछ लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं, कुछ लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं,
और कुछ लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला तरीका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। ऐसे ही हमारे पास एक और तरीका है डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए, जिसको बोला गया है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, एक दूसरा तरीका है मॉडर्न अप्रोच वाला। ठीक है, दूसरा तरीका है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच पहले आया था, इसमें कुछ ना कुछ कमी थी। इससे हम लोग जब एंट्रीज पास करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में इस ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ दिक्कत आती है। मतलब सारे ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर हम हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं गोल्डन रूल से, ट्रेडिशनल अप्रोच से। लेकिन इनिशियल लेवल में जब स्टूडेंट्स इस रूल्स को यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमें वहाँ पर आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इनिशियल लेवल पे। तो इसका आसान सा तरीका है मॉडर्न अप्रोच। इस मॉडर्न अप्रोच में हम सिर्फ 5 अकाउंटिंग के टर्म्स को समझकर, 5 अकाउंटिंग के नाम का मतलब अगर हम समझ जाते हैं, तो आसानी से हम डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट सीख सकते हैं, रूल सीख सकते हैं, और हर एक एंट्री को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जर्नल में। तो एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे मॉडर्न अप्रोच को, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज वो 190 ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उन 190 में से भी 112 ट्रांजैक्शन बहुत खास है, वही ज़्यादातर एग्जाम में हमको दिखते हैं। उसके बाहर का कोई ट्रांजैक्शन हमको नहीं दिखेगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे, अराउंड 30-40 ट्रांजैक्शंस को हम लोग पास करेंगे, डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट उनमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच जो डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं डेबिट क्रेडिट का रूल, कब डेबिट किया जाता है, कब क्रेडिट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 5 टर्म्स का मतलब। अकाउंटिंग में 5 ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं जानोगे तब तक के आप एंट्री पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स हैं और हम इस हाथ से बिजनेस चला सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, वैसे ही बिजनेस के 5 अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिनको अगर आप नहीं समझोगे तो आप एंट्री पास नहीं कर पाओगे, ये रूल्स नहीं समझ पाओगे। वो 5 टर्म्स हैं, पहला एसेट्स, सेकंड एक्सपेंसेस, थर्ड लायबिलिटीज, फोर्थ कैपिटल और फिफ्थ है इनकम। इन 5 टर्म्स का मतलब हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला टर्म है एसेट्स। एसेट्स का मतलब हम समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं। एसेट्स मींस बिजनेस की प्रॉपर्टीज। हम जब भी अपने बिजनेस में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद के लाते हैं जो हमको बिजनेस चलाने के लिए काम आती है, जैसे कि हमने एक जमीन खरीदी, वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा दिए ताकि वहां पर हम बिजनेस को रन कर सके, वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स बन जाएगा। हम अपने बिजनेस में कुछ फर्नीचर बनवा लें, रैक्स बना ले फर्नीचर के, ताकि हम वहाँ पर सामान को स्टोर करके रख सके, जैसे क्लॉथ वगैरह है। ठीक है, या हम लोग अदर मटेरियल वगैरह जो सेल आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग को फर्नीचर आइटम लगता है, रैक्स वगैरह रखते हैं जहाँ पर हम सामान स्टोर करके रखते हैं। तो वो फर्नीचर भी जो है हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने बिजनेस में एयर कंडीशनर, एसी वगैरह लेके आ गए, वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है, वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है। हम जिन चीज़ों में डील करते हैं, जिन चीज़ों में हम लोग डील करते हैं, जैसे कपड़े वगैरह में डील करते हैं, हम कपड़े बेचते हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगा, वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। हमारे बिजनेस में कुछ कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, कैश अमाउंट पड़ा हुआ है, कभी भी कोई सप्लायर आए उसको पैसा देना पड़ जाए, या कस्टमर आता है तो हमको पैसा देता है, तो एनी टाइम कैश कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है, वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप की हमारे बिजनेस में प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स को हालांकि डिटेल में हम जब देखेंगे तो 2 टाइप के एसेट देखेंगे, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स हैं जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक बिजनेस का साथ नहीं छोड़ते हैं, मतलब बिजनेस में लंबे समय तक रहते हैं, जब तक बिजनेस चलता है तब तक भी हो सकता है कि वो एसेट्स हो, जैसे कि ज़मीन और बिल्डिंग। फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स होते हैं,
जो कि लॉन्ग टर्म तक 10-10 20-20 साल तक वो मशीनें चलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो 6 महीने 8 महीने में ही गायब हो जाती है। जैसे कि कैश है, किसी को दे दिए, 2 दिन में गायब हो जाएगा। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैलेंस कुछ बैलेंस है, बैंक में बैलेंस है, वो हमने किसी को पे कर दिया तो बैलेंस गायब हो जाएगा। तो उनको बोला जाता है करंट एसेट्स। जो एसेट्स लंबे समय तक बिजनेस में रहेगा उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। लेकिन जो एसेट्स गायब हो जाए, खत्म हो जाए, हमारे बिजनेस के साथ लॉन्ग टर्म तक ना रहे, उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टॉक। एक्चुअल डेफिनेशन जब आप देखोगे करंट एसेट्स का, तो डेफिनेशन बोला गया है करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ठीक है, करंट एसेट वो एसेट है जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, तो हमारे बिजनेस में कैश पड़ा रहता है, हमारे बैंक बैलेंस हमारे पास है, बैंक अकाउंट है जिसमें कुछ ना कुछ बैलेंस पड़ा रहता है, तो वो तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, वो तो करंट एसेट है ही। लेकिन हमारे पास जो बिजनेस में स्टॉक है, सामान है जिसको हम बेचते हैं, वो भी इजीली 1 साल के अंदर कैश में बदल जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के खर्चे। बिजनेस चलाने के लिए हम लोग को डिफरेंट टाइप के खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरी वेजेस पे करते हैं एम्प्लॉय को, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं। तो बिजनेस चलाने के लिए डिफरेंट टाइप के हमको खर्चे करने पड़ते हैं और इन दोनों का नेचर सेम है। बोला गया कि जब भी एसेट्स या एक्सपेंस बिजनेस में आते हैं या बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करना है, और जब भी हमारे बिजनेस से एसेट्स या एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उस समय हम लोग को क्रेडिट करना होता है। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर सेम है, जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब भी कम होगा तो क्रेडिट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों का नेचर सेम तो है, लेकिन नेचर है क्या, डेबिट नेचर है या क्रेडिट नेचर है, तो आप खुद देखो, अगर बढ़ते समय आप डेबिट कर रहे हो मतलब एसेट और एक्सपेंस का ना डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट नेचर के होते हैं। कोई भी पूछेगा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है। इसीलिए जब भी एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं ना तो हम डेबिट करते हैं, और जब भी कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसको पसंद है डेबिट, ठीक है। अब यहां पर अपोजिट जा रहे हैं मतलब क्रेडिट होगा, और जब भी एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो हम और डेबिट करेंगे। लेकिन जो बाकी 3 चीजें हैं, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, ये एसेट और एक्सपेंसेस के ऑपोजिट है। मतलब जब भी लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम इंक्रीज होता है तो हम उस समय करते हैं क्रेडिट, और जब भी डिक्रीज होता है तो उस समय हम करते हैं डेबिट। लेकिन उसके पहले हम इसका मतलब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम देख लेते हैं। जो लायबिलिटीज है इसका मतलब क्या है, लायबिलिटीज मतलब ऑब्लिगेशन, कर्जा जो हमें आगे चल के मार्केट में पे करना है। जैसे हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, हमारे बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स हैं, हमने उधार में कुछ सामान खरीदा है, गुड्स वगैरह खरीदा है, आगे चल के उनको पैसा देना है। ठीक है, क्या हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और सुनो ना, हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए ही 6 वीडियो। ठीक है, तो आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोगों का आंसर, आप लोगों को आंसर देना है। तो लायबिलिटीज मतलब ना ऑब्लिगेशन, जो हम लोग को बाहर वालों को पे करना है। तो इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लायबिलिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बताओ। लोन्स वगैरह, बैंक लोन हो गया, किसी फ्रेंड वगैरह से हमने पैसे उधार ले लिए। और क्या हो सकता है, हमने जैसे सामान खरीदा और उस पर्सन को पैसे देने, उनको हम एक वर्ड बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, तो हमें उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो लायबिलिटीज भी कितने टाइप की होती है आप सुने होंगे, 2 टाइप की होती है। लायबिलिटीज भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक होती है करंट लायबिलिटी, दूसरी होती है नॉन करंट लायबिलिटी। आप लोग में से कोई बता सकता है? करंट लायबिलिटी जो आने वाले 1 साल के अंदर हमें पे करनी होती है, और नॉन करंट लायबिलिटी हम लोग को पे करने में 1 साल से ज़्यादा का भी समय लग जाता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी जिसको हम लोग को 1 साल के अंदर हमें पे करना है, और नॉन करंट लायबिलिटी जिसको पे करने में 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। तो अब जैसे क्रेडिटर है, जिससे हमने सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है,
अब सामने वाले इंसान को जब आप पैसा दोगे तो क्या हमसे हम लोग को 1 महीने से ज़्यादा की मोहलत देगा क्या? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, उससे ज़्यादा तो मोहलत देगा नहीं। मतलब हमें विदिन 1 मंथ या 15 डेज हम लोग को पे करना पड़ता है, तो 1 साल तो बहुत दूर की बात है। तो क्रेडिटर किस कैटेगरी में आता है? करंट लायबिलिटी में। ऐसे ही सेम हमारे बिजनेस में जब कोई एम्प्लॉय काम करे, उसको सैलरी देना है, लेकिन मैं 1-2 महीने से नहीं दिया हूँ, लेकिन आप 1-2 महीने से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हो। हमें 1-2 महीने की सैलरी होल्ड करने को मिल सकता है, उसके बाद तो हमको पे करना ही है, उसको साल भर तक आप नहीं रोक सकते हो। तो वो भी एक तरीके से आउटस्टैंडिंग भी क्या होता है? करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आ सकता है? एग्जाम्पल, होम लोन तो एक पर्सनल चीज हो गई। जैसे हम बिजनेस के लिए एक व्हीकल खरीदे, एक ट्रक खरीद रहे हैं सामान डिलीवर करने के लिए, तो ट्रक को हम लोग फाइनेंस कराते हैं। 8-10 साल के लिए हमने फाइनेंस करा दिया, 7 साल तक की फाइनेंस होती है, और जैसे ज़्यादा महंगी बड़ी गाड़ी हो गई तो उससे ज़्यादा का भी हो जाता है। लेकिन मतलब ज़्यादातर हम देखेंगे कोई भी चीज़ हम फाइनेंस कराते हैं ना गाड़ियों में, तो 5 साल और 7 साल से ज़्यादा का हमें समय नहीं मिलता है। लेकिन ज़्यादा महंगी गाड़ी है, ठीक है, और वो ड्यूरेबल है, ज़्यादा चल सकती है, तो उसको ज़्यादा समय के लिए भी फाइनेंस किया जाता है। तो हमें 1 साल से ज़्यादा तक पे करना पड़ेगा, हर महीने पे करना है, लेकिन वो लायबिलिटी खत्म नहीं होगी आने वाले 7 साल तक। तो 1 साल से ज़्यादा पे करना मतलब क्या होगी? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मैं जब भी किसी से उधार में सामान खरीदूंगा तो सामने वाला इंसान मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा, मैं उसको क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। लेकिन जब मैं लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा, सामने वाले इंसान को पेमेंट करूंगा, तो मेरा कर्जा कम होगा। तो उस समय जब लायबिलिटी कम होती है हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये कंसेप्ट हम लोग को रूल लगाना पड़ेगा जब हम एंट्रीज पास करेंगे। वैसे ही सेम कैपिटल, ये जो लायबिलिटीज होती है ना, ये बाहर वालों से पैसा उधार लेते हैं। ये जो कैपिटल होता है ना, ये ओनर खुद बिजनेस में पैसा लगाता है। लेकिन अकाउंटेंसी में बोला गया है कि ओनर और बिजनेस को दोनों को अलग अलग मानना है। तो भैया ये जो ओनर भी है ना, जो कैपिटल लगा रहा है, इसको भी हम बिजनेस का पार्ट नहीं मानते, मतलब ये बिजनेस से अलग है ओनर। तो जब भी ओनर भी पैसा लगाता है ना, तो हम लोग को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ता है कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है। तो जब कैपिटल लगाया जाता है, जब ओनर पैसा लगाता है, तो इसको इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर का पर्सन है। लेकिन जब हम बाहर वालों से उधार में पैसे लेते हैं, गाड़ी हमने उधार में खरीदी और फाइनेंस करा दिया, या सामान उधार में खरीदा, तो बाहर वालों से जब हम उधार में लेते हैं तो उसको क्या मानते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। लेकिन जब ओनर लगाता है तो उसको हम क्या मानते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। उसके बाद इनकम मतलब बिजनेस की कमाई। अब बिजनेस की कमाई को भी ना लायबिलिटी नेचर का माना गया है। क्यों माना गया है समझना। ओनर पैसा लगा रहे हैं, हालांकि बिजनेस से अलग है, पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस में जो भी पैसा कमाया जाएगा, प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, वो बिजनेस का नहीं है, वो आगे चल के बिजनेस ओनर को ही लौटाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में पड़ा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, वो आगे चल के किनको देना है? ओनर को ही देना है। जितना भी प्रॉफिट है वो आगे चल के किनको देना है? ओनर को वापस करना है। तभी प्रॉफिट को भी क्या मानते हैं? बिजनेस की लायबिलिटी माना जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दोगे, जब भी लायबिलिटी कैपिटल इनकम इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके लाइन से ट्रांजैक्शन। आप लोग नोटबुक ओपन कर लो, मैं ट्रांजैक्शन बताते जाऊंगा, हम एंट्री पास करते जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन नोट नहीं करोगे, क्वेश्चन आप लोगों को भेजा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पर मार्क करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। डेबिट क्रेडिट मैं समझाऊंगा, उसको आप नोट करोगे, क्वेश्चन आप बाद में घर जाके लिख लेना। क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, आप लोग सुनोगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ 50,000 एज कैपिटल इन कैश। अमित ओनर है जो कि बिजनेस चालू कर रहे हैं 50,000 कैश लगा के। तो ये क्या है? एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। अमित जो है वो ओनर
बिजनेस में 50,000 कैश लगा रहे हैं, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए एक ट्रांजेक्शन है। इसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा किस फॉर्म में, जर्नल के फॉर्म में। मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हमको डेबिट क्रेडिट का रूल आना चाहिए, जो कि हमने अभी यहाँ पर सीखा, डेबिट क्रेडिट का रूल, मॉडर्न अप्रोच। तो अब इस रूल के बेसिस पे हम लोग को सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जर्नल में। तो पहला ट्रांजेक्शन, अमित बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000 कैश लगा के। तो यहाँ पर दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा कैश और दूसरा क्या आएगा, कैपिटल। जब भी ओनर पैसा बिजनेस में लगाएगा तो उस समय हम लोग वर्ड यूज करते कैपिटल। ओनर के आप लोगों को पता होना चाहिए दो नाम होते हैं, एक नाम होता है कैपिटल और दूसरा नाम होता है ड्राइंग्स। जैसे कि हर एक इंसान के दो नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं, घर में जाए तो कुछ और नाम से बुलाते हैं, स्कूल जाए तो कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, वैसे ही सेम ओनर के भी दो नाम हैं। अगर वो बिजनेस से पैसा लगा रहे हैं तो उसको कैपिटल बोल दोगे, अगर वो बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो आप क्या बोल दोगे, ड्राइंग्स। तो अभी पैसे लगा रहे है तो ओनर और पैसे लगा रहे तो आप वर्ड यूज करोगे कैपिटल। अब हमें पता करना है डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो कैश बिजनेस के लिए एसेट्स है, ठीक है। और कैपिटल में कैपिटल का ही फंडा रूल लगेगा। हमने 5 टर्म्स देखे, एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट करना है, कम होता है तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। ये अप्रोच हमने देखा। तो अभी बिजनेस में, ये हमारा बिजनेस है, यहाँ पर ओनर जो है वो पैसे लगा रहे हैं, तो बिजनेस में जो कैश है ना वो बढ़ रहा है, ये एसेट जो है बढ़ रहा है। और जब जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तब तब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे कि और कैपिटल आ गया, ओनर ने और पैसा लगा दिया, कैपिटल भी यहाँ पर देखो तो बढ़ रहा है। जब भी पैसा लगाएगा बाद में वो देखना चाहेगा कि आज तक मैंने कितना पैसा लगाया है, तो आप देखोगे जब जब पैसा लगाया था तो उससे कैपिटल बढ़ा था। तो यहाँ पर एसेट भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। रूल के हिसाब से जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसके लिए हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर हमको डेबिट क्रेडिट पता चल गया। अमाउंट आप लिख दोगे 50,000, और इसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैंने पहले आपको बता चुका है, लेकिन हम अभी फॉर्मेट में नहीं जाएंगे। फॉर्मेट बहुत आसान सी चीज़ है, रटने वाली चीज़ है, वो हम जब चाहे तब देख सकते हैं, लेकिन जो समझने वाली चीज़ है वो डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट है। तो अभी हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट देखते जाएंगे, किस एंट्री में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसके बाद लास्ट में हम लोग फॉर्मेट देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है, आपको जो भी दिक्कत आएगी आप साथ में पूछते जाओगे, और अगर नोट अपन कर रहे हैं तो उसमें अगर समय लग रहा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं आपको आगे बताते जाऊं। इसको मैं सेव करके आपको ये स्लाइड्स दे दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर रहा हूं, कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी वो आप भी बता सकते हो। अमित इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, मतलब पहले तो पैसे लगा चुका था लेकिन बिजनेस में और पैसे की जरूरत थी तो उसने और पैसे लगाए। कितना लगाया, 1 लाख बाय चेक, 1 लाख रुपए लगाया चेक के थ्रू। तो यहां पर एक वर्ड आ जाएगा कैपिटल, क्योंकि और पैसे लगा रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो पैसा लगा रहा है ना वो चेक के थ्रू लगा रहा है, तो चेक बिजनेस में हम क्या करेंगे, बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। तो बिजनेस में जो ऑलरेडी बैंक है कहीं ना कहीं उसमें पैसा आएगा। कितना लगा रहा है, 1 लाख रुपए लगा रहा है। तो यहां पर कैपिटल में कैपिटल का रूल लगेगा। बैंक हमारे लिए करेंट एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम जब चाहे तब बैंक के बैलेंस से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये हमने पहले समझ चुका है, बैंक हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। हमारी प्रॉपर्टी एक करेंट एसेट है, हमने डेफिनेशन भी देखा। करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है, आप जब चाहे तब इससे कुछ भी खरीद सकते हो। ये हमारा करंट एसेट है, प्रॉपर्टी है। कोई आपके अकाउंट से अगर पैसा निकाल लेता है ना तो आप इसको फ्रॉड मान के आप उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो, एफआईआर कर सकते हो, क्योंकि आप इसको अपनी प्रॉपर्टी मानते हो। तो बैंक बैलेंस ही हमारे लिए एसेट्स है। तो यहां पर आप देखोगे कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम करते हैं डेबिट, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम करते हैं क्रेडिट। तो इसमें ये सेकंड ट्रांजैक्शन में ये एंट्री होगी, ठीक है। अब थर्ड ट्रांजैक्शन सुनोगे आप। थर्ड ट्रांजैक्शन, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के लिखा है।
पहले के जो 2 ट्रांजेक्शन थे उसमें कैश अलग लगाया था, फिर दूसरे ट्रांजेक्शन में बैंक से लगाया, लेकिन अब एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश और बैंक दोनों के साथ लगा रहा है पैसा, मतलब एक साथ पैसे लगा रहा है, कैश भी लगा रहा है और बैंक के थ्रू भी लगा रहा है। तो यहां पर अब आती हैं 3 चीजें, एक आ जाएगा कैश, दूसरा आ जाएगा बैंक क्योंकि चेक से भी पैसा लगा रहा है, और कौन लगा रहा है? ओनर। तो जब भी ओनर पैसा लगाता है तो हम उसमें लिखते हैं कैपिटल। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स है। बैंक बैलेंस भी हमारे बिजनेस में आएगा, हमारी प्रॉपर्टी माना जाता है, एसेट माना जाता है बैंक को भी। और कैपिटल में कैपिटल का ही रूल लगाना है, जब भी ओनर घर से पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ता है। कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, बैंक में भी पैसा आ रहा है, जब एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये दोनों हो जाएगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कैश कितना आ रहा है? तो यहाँ पर 50,000 है, यहाँ लिख दिया 50,000। चेक के थ्रू कितना आ रहा है? 2 लाख आ रहा है। कैपिटल में कितना लिखोगे बताओ? 2.5 लाख रुपए लिखोगे। मतलब यहाँ पर भले ही एक से ज़्यादा चीज़ें डेबिट होंगी, लेकिन आप देखोगे डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर एक कंसेप्ट अप्लाई होता है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, तभी यहां पर जब आप डेबिट बैलेंस को जोड़ोगे 50 + 2 लाख 2.5 लाख, और क्रेडिट भी आपको 2,50,000 दिखेगा। ठीक है, हाँ बताओ, फोन करो। ठीक है, तो 2.5 लाख दिखेगा कैपिटल भी, और यहां पर कैश और बैंक भी उतना ही दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो 2 चीजें डेबिट है, एक चीज क्रेडिट है। इस टाइप के ट्रांजैक्शन को क्या बोला गया आपको पता है? जब एक से ज्यादा डेबिट होते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जब एक सिंगल डेबिट, ये ऊपर जो एग्जांपल है, एक ही डेबिट एक ही क्रेडिट है, वो क्या है? सिंपल एंट्री है। ये एग्जांपल है सिंपल एंट्री का। लेकिन जो नीचे हमने एक एग्जांपल देखा जहां पर 2 डेबिट है और एक क्रेडिट है, ये एग्जांपल है कंपाउंड एंट्री का। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। डिफरेंस मतलब एमसीक्यू में कुछ भी सवाल आ सकता है, एक एंट्री लिखी होगी, उससे आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सिंपल एंट्री की कंपाउंड एंट्री है कि ओरिजिनल एंट्री की रेक्टिफाइंग एंट्री, कुछ भी 4 नाम दे सकता है। तो आपको बताना है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक या एक से ज़्यादा, जैसे डेबिट है या एक से ज़्यादा क्रेडिट है, तो आपको उसको कंपाउंड एंट्री बोलना है। एक डेबिट एक क्रेडिट है मतलब सिंपल एंट्री, एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट है मतलब कंपाउंड एंट्री, आपको ये मान के चलना है। ठीक है, हाँ। हम लोग गुड्स खरीदे हैं और हम लोग बैंक के थ्रू पैसे दे रहे हैं, चेक के थ्रू पैसे अगेंस्ट, मतलब किसके थ्रू पैसे दे रहे हैं? चेक के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगला ट्रांजैक्शन रहेगा फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। बैंक में हम 10,000 जमा कर रहे हैं। बताओ यहाँ पर 2 नाम कौन कौन से आएंगे? एक आएगा बैंक और दूसरा क्या आ जाएगा? कैश। एक आ जाएगा बैंक और दूसरा आ जाएगा कैश। ठीक है, बताओ बैंक किस में आएगा? मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम क्या है? बैंक एसेट्स है। और कैश क्या है? ये भी एसेट है। अब आप लोगों को बताते जाना है। ठीक है, अब डायरेक्टली अब 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आप लोगों से मैं पूछते जाऊंगा। आरुष तुम भी बताओगे ना, यहां पर आप ध्यान देना। ठीक है, तो बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है। जब बैंक में हम कैश जमा कर रहे हैं तो कौन सा एसेट बढ़ेगा, कौन सा कम होगा? बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। कौन सा एसेट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कितना जमा कर रहे हैं? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए जमा कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल एंट्री की कंपाउंड एंट्री है? सिंपल एंट्री है। लेकिन आपको पता है इस वाले ट्रांजैक्शन को ना कॉन्ट्रा एंट्री भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री? बताओ। क्योंकि इसमें, इस ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश दोनों है। सिर्फ बैंक और कैश है इसीलिए कॉन्ट्रा नहीं बोल रहे हैं। यहां पर हम कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से हमारा पैसा हमारे पास ही है, बस जगह बदल रही है। हमारे बिजनेस में जो पैसा पड़ा था अब हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है, लेकिन हमारा पैसा हमारे पास ही है। ठीक है, हमारे बिजनेस के बाहर नहीं जा रहा है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो ये भी आप याद रखोगे, इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब हमारे बिजनेस का पैसा हमारे बिजनेस के पास ही रहे, बस जगह बदल जाए, कैश चला गया बैंक में, बैंक से आ गया कैश, जब जगह बदल जाए तो हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर 15,000 इन कैश।
ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 15,000 इन कैश। बताओ दो चीजें क्या क्या आएंगी? एक कैश आएगा और दूसरा क्या आएगा? परचेस। मतलब यहां पर एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन गुड्स के कितने नाम हैं? चार नाम है। कौन कौन से नाम? परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो जब हम खरीदेंगे तो नाम क्या यूज करेंगे? परचेस। अब कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। एसेट है। और यहां पर गुड्स क्या है? ये भी एसेट्स है। ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। करंट एसेट है, स्टॉक है, हम बेच के कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड्स मतलब सामान जिसमें हम लोग डील करते हैं, हमारा बिजनेस डील करता है। तो ये भी हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। अब बताओ कौन सा एसेट बढ़ेगा, कौन सा कम होगा? सामान हम खरीद रहे हैं तो एसेट बढ़ेगा, परचेस जो है, गुड्स जो है वो बढ़ेगा, और कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। जब एसेट कम होता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब यह एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा 15,000 वगैरह, वो हम लोग अमाउंट भी लिख देते हैं। तो ये कौन सी एंट्री, सिंपल या कंपाउंड? सिंपल। क्यों सिंपल है? क्योंकि एक ही अकाउंट डेबिट है और एक ही अकाउंट क्रेडिट है। एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट होता तो कंपाउंड हम बोलते। तो अब अगला ट्रांजेक्शन, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 अगेंस्ट चेक। सामान खरीदे, तुरंत पैसा दिए चेक के थ्रू, मतलब बैंक से पैसा जाएगा। तो एक आएगा गुड्स, मतलब नाम लिखेंगे परचेज, और दूसरा क्या आएगा? बैंक आएगा। दूसरा आ जाएगा बैंक। बताओ दोनों क्या है? परचेस हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। बैंक भी हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा? गुड्स बढ़ेगा, हमारे पास आ रहा है और पैसा जा रहा है। तो रूल क्या बोलते हैं? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, यार एसेट कम हुआ तो क्रेडिट कर दिए। अमाउंट 75,000 रुपये लिख देंगे। नेक्स्ट, सेवेंथ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। यहां पर एक ट्रांजेक्शन है जिसमें बोल रहा है कि हमने रमेश से सामान खरीदा है कैश में। यहां पर नाम भी बता रहा है कि हमने किससे खरीदा है, और ये भी बता रहा है कि कैश में खरीदे हैं। तो आप क्या लिखोगे? एक तो गुड्स, एक तो मतलब गुड्स मतलब आप परचेस लिख दोगे नाम, और दूसरा आप क्या लिखोगे? कैश। जब हम किसी से सामान खरीदे, उसका नाम दिया है, तो उसका नाम आप कब तक यूज करोगे? जब तक उधार है, ऑन क्रेडिट है। लेकिन जब अगर आप उसको पैसा दे रहे हो तो उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम सामान खरीद रहे हैं और पैसा हमारे यहां से जा रहा है। ये एसेट्स, कैश भी एसेट। कौन सा एसेट बढ़ेगा? परचेज बढ़ेगा, गुड्स बढ़ेगा, कैश कम होगा। ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट जो भी है 5,000 हमने लिख दिया। नेक्स्ट, अब अगला ट्रांजेक्शन जो है एट्थ, इसमें क्या बोल रहा है? परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 फ्रॉम रमेश। सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब तो इसमें वही गुड्स, नाम उसका लिख दिया परचेज, और दूसरा क्या आ जाएगा? रमेश। रमेश हमारे लिए हो जाएगा लायबिलिटी, क्योंकि इससे हम उधार में खरीद रहे हैं। सिर्फ नाम लिखा है, मतलब आगे चल के पैसे देने हैं। और यहाँ परचेस हमारे लिए एसेट। तो यहाँ एसेट बढ़ेगा, सामान आएगा, और लायबिलिटी भी बढ़ेगी, कर्जा भी बढ़ेगा, क्योंकि आगे चल के हमको पैसे देने हैं। जब एसेट बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। जो भी अमाउंट होगा हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नाइन्थ, गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश। जो अभी पिछले ट्रांजेक्शन में हमने रमेश से सामान खरीदा, अब हम उसको वापस कर रहे हैं। तो एक आ जाएगा परचेस रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे हैं, परचेस रिटर्न आ जाएगा। और दूसरा किसको वापस कर रहे हैं? रमेश को, जिससे हमने खरीदा था। तो रमेश हमारे लिए क्या था उस समय जब खरीदे थे? तो लायबिलिटी थी। आज भी लायबिलिटी है, अभी तक तो हमने पैसा दिया नहीं है। और ये गुड्स जो वापस जा रहा है एसेट्स था। जब गुड्स वापस करोगे तो हमारे यहाँ से जाएगा, कम होगा, और कर्जा हमारा क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि भैया पैसा नहीं दे रहे हो लेकिन सामान तो वापस कर रहे हो। अब पैसा तो उसको दोगे ही नहीं, जो सामान खरीदे तो वापस कर रहे हो आप, तो लायबिलिटी कम हो जाएगा। लायबिलिटी कम होता तो क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? लायबिलिटी कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और जब एसेट कम होता है तो
क्रेडिट करते हैं। जो भी अमाउंट होगा आप लिख दोगे, मेन हम डेबिट क्रेडिट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब बताना है सबको, तुम भी बताओगे दर्श। सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश, सामान बेच रहे हैं कैश में, कौन से दो वर्ड्स आएंगे तुम बताओ। सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं 25,000 का नकदी कैश में, तो दो चीजें क्या आएंगी, एक कैश आएगा और दूसरा हमारा सामान जाएगा। तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, सेल्स। सामान जब जाता है तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, नाम क्या यूज करते हैं, सेल्स। कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, और सेल्स भी मतलब गुड्स जा रहे हैं वो भी एसेट। ये सेल करने से गुड्स कम हो रहा है, मतलब एसेट कम हो रहा है, लेकिन बदले में हमारे पास पैसा आ रहा है। तो एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 11th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक, मतलब एक आ जाएगा सेल्स और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बैंक, ठीक है। दोनों एसेट है। कौन सा एसेट बढ़ रहा है, बैंक वाला एसेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है, सामान जा रहा है तो एसेट कम हो रहा है। बताओ ये डेबिट होगा कि क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होगा, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं और एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। अमाउंट देख लेना आप लोग, सेम अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश। नाम भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा हुआ है, एक रहेगा कैश और दूसरा रहेगा सेल्स, ठीक है। यही दो। नाम क्यों नहीं है, विक्रम का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पैसा तो हम लोग को, हम सामान बेच रहे हैं, तुरंत पैसा दे रहा है, तो उसका नाम हम लिख के क्या करेंगे, सामान जा रहा है बदले में पैसा दे रहा है, उसका नाम हम लिख के करेंगे क्या, कोई मतलब नहीं है। नाम कब लिखते हैं, जब आप सामान बेच रहे हो और पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई पैसा कब देगा, कुछ अपना आइडेंटिटी प्रूफ ये वो जो भी है आप अपने पास लिख के रखोगे। तो हमारे यहाँ जो कैश है वो सामान बेचते समय आ रहा है, और सामान जो है गुड्स जो है वो जा रहा है, ये एसेट कम हो रहा है और कैश एसेट बढ़ रहा है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट और कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर ₹20,000। एक आशुतोष और दूसरा सेल्स। यहां पर सिर्फ नाम लिखा है, मतलब हम क्या मानेंगे, उधार में बेच रहे हैं। नहीं, यहां पर गड़बड़ होती है, ध्यान दोगे। देखो सेल्स तो हमारे लिए एसेट है, सामान जा रहा है इसको क्रेडिट करेंगे, लेकिन जिनको हम बेचते हैं वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। डेटर नाम का एक हमने वर्ड देखा है, जिनको हम उधार में बेचते हैं, आगे चल के उनसे हमको पैसा मिलता है। तो जहां से मुझे आगे चल के पैसा वापस मिलना है, मेरा खुद का पैसा वापस मिलना है, तो मेरे लिए एसेट्स नेचर का होता है। तो ये आशुतोष जो है हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। और यहाँ पर एसेट बढ़ेगा, हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर हम खरीदते हैं उधार में तो सामने वाला इंसान लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर हम बेच रहे हैं उधार में, हमको पैसा मिलना है, तो वो क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट 14th, आशुतोष रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹5,000। तो यहाँ पर एक आशुतोष वापस से आएगा और सेल्स की जगह सेल्स रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब आशुतोष हमारे लिए एसेट्स था, लेकिन अब एसेट नहीं रहेगा, वो सामान वापस कर रहे हैं, मतलब कम हो जाएगा एसेट्स, ठीक है। एसेट कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। सामान जो हम बेचे थे उस समय कम हुआ था, लेकिन अब वही सामान वही एसेट वापस आएगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, पेड सैलरी 20,000 इन कैश। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी मतलब हमारे यहाँ जो काम करता है बदले में उसको हमने कंपनसेट किया, रेम्यूनरेशन दिया, ठीक है। वंश को फोन करो, पेड सैलरी इन कैश। तो एक आ जाएगा यहाँ पर सैलरी और दूसरा क्या आ जाएगा, कैश। अच्छा यहाँ पर कैश तो वर्ड यूज किया ही नहीं है। अच्छा इन कैश लिखा, मान लो नहीं लिखा रहता, पेड सैलरी सिर्फ लिखा रहता, तो अभी पेड मतलब तो आप समझ रहे हो ना, दे चुके हैं, तो कैसे दोगे, बदले में कैश ही दोगे। तो अगर पेड सैलरी लिखा रहेगा तो भी आप यही मानोगे, सैलरी और कैश।
अगर पेड सैलरी इन कैश बोल रहे तो भी आपको यही समझना है कि हमने सैलरी कैश के थ्रू पे किया होगा। पेड मतलब पे कर चुका है, तो एक आएगा सैलरी, दूसरा आएगा कैश। अब बताओ, कैश तो एसेट है लेकिन सैलरी क्या होगा? एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस अभी बढ़ेगा, बिजनेस का खर्चा, जैसे जैसे आप सैलरी पे करोगे खर्चा बढ़ते जाएगा। और कैश हमारा एसेट कम होगा। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 नंबर। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ₹2000 इन कैश। बताओ क्या क्या आएगा इसमें? पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2000 इन कैश, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और दूसरा क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। ये दो चीजें आएंगी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस और दूसरा आ जाएगा कैश। बताओ 5 टर्म में से कौन सा एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक्सपेंस है। और कैश एसेट है। ये एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कैश एसेट कम हो रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। कम से कम हम लोग को आज 40 तक पहुंचना है, ठीक है, 40 ट्रांजेक्शन तक हम लोग को पहुंचना है। अभी 17 नंबर में हम लोग विड्रू कैश ₹5000 फॉर पर्सनल एक्सपेंस। एक ड्राइंग्स और दूसरा कैश। जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालता है तो वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। क्या निकाल रहा है? पैसा निकाल रहा है, कैश निकाल रहा है। तो ड्राइंग्स में कैपिटल का रूल लगेगा और कैश में एसेट्स। तो ड्राइंग्स करने से कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। पैसा निकाल रहा है और एसेट, कैश हमारे बिजनेस का, दोनों कम होगा। कैपिटल कम होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब कैश एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹2500 पेड। अब थोड़े से एडवांस ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद से ट्रैवलिंग बिल पे किए हैं 2500 का। आगे आने वाला ट्रांजेक्शन इसी से रिलेटेड है, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, पेज चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ लिख रहा हूँ। हमने ट्रैवलिंग बिल पे किया है, ठीक है, 2500 रुपये। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर? एक ट्रैवलिंग बिल और दूसरा कैश आ जाएगा। ट्रैवलिंग बिल क्या होगा? एक्सपेंस। कैश क्या होगा? एसेट। एक्सपेंस बढ़ेगा, कैश कम होगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश एसेट कम होगा तो क्रेडिट। 2500 रुपये हम लोग पे किए हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है 19th वाला, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग ₹5000 गिवन टू राजीव। हम लोग, राजीव नाम का ट्रांसपोर्टर होगा, उसको हम एडवांस में 5000 रुपये दे रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। हो सकता है हम आने वाले संडे के लिए या किसी दिन के लिए हम बुकिंग करवा रहे हैं कि हमको बाहर जाना है, वसूली करने के लिए जाना है, कलेक्शन के लिए जाना है, तो हम पहले से 5000 रुपये उसको एडवांस में दे दिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्या आएंगी सोचो। एक तो पैसा जाएगा जब आप एडवांस दोगे। दूसरा आपको ना यहाँ पर वही सेम वर्ड यूज़ करना है, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, कैश हमारे लिए एसेट्स है, ठीक है। अब एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, आप किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हो, आगे चल के आपको सर्विस मिलनी है, कुछ बदले में मिलना है, हमें देना नहीं है आगे चल के। अगर आगे चल के कुछ पे करना होता तो लायबिलिटी होता है, अगर हमको आगे चल के बदले में कुछ मिलना है तो एसेट्स माना जाता है, ठीक है। आगे चल के हमको बदले में कुछ मिलना है, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या मानोगे आप? एसेट मानोगे। आप एडवांस में पैसा दे रहे हो, आपका ये एसेट है। मान के चलो आपने एडवांस में दे दिया, संडे को उसको आ जाना था सुबह 9 बजे, फ़ोन करे नहीं उठा रहे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपका वो एसेट है, आपने एडवांस में पैसा दे दिया है, उसको बदले में सर्विस देना था, लेकिन आज फ़ोन नहीं उठा रहे। तो हो सकता है कि आप उससे चिढ़ के भी बात करोगे, गुस्से में बात करोगे, हो जाएगा, हो सकता है उसके ऑफिस में पहुंच जाओगे मारपीट करने के लिए।
क्योंकि आपका एसेट है, आप पैसा पहले से ही दे चुके हो। पैसा पहले से देने का पर्पस ही है कि भाई तू टाइम पे आ जाना। ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं दिया, बस तू बोला तो आ जाना, हम नहीं आया तो क्या कर सकते हो, लेकिन आपने पैसा पहले से ही दे दिया है, तो एसेट है। और पैसा कैश हमारे यहाँ से जा रहा है जब एडवांस दे रहे हैं, तो ये एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, ये वाला एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पर अमाउंट भी लिख रहा हूँ, आप समझना, क्योंकि आगे आने वाले ट्रांजेक्शन सिमिलर हैं। 5,000 रुपये। लेकिन जो अगला ट्रांजेक्शन ये 20 वाला है, इसको आप देखना क्या बोल रहा है इसमें। राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹4,750 बैलेंस रिसीव्ड। ठीक है, यहां पर हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजीव ने हमको बिल भेजा। अब 5,000 तो एडवांस दिया था। जब हम लोग उसकी गाड़ी में गए काम से, वापस जब आए तो उसने किलोमीटर वगैरह नापा, टोटल कितना किलोमीटर चला है, किराया वगैरह सब मिलाकर उसने बिल कितने का बनाया, 4,750 रुपए का। तो बचा हुआ 250 रुपये हम उससे क्या करेंगे, वापस लेंगे। वापस लेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ लिखेंगे। कैश जो हमारे पास 250 रुपये वापस आएगा, ठीक। दूसरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो कि मैं घूम के आया, बिजनेस के लिए खर्चा है, 4,750 रुपये का। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं एडजस्ट किससे होगी, जो हमने एडवांस में पैसा दिया था। यही वाला तीसरा वर्ड यूज़ करोगे, एडवांस फॉर ट्रैवलिंग। एडवांस फॉर ट्रैवलिंग, ये 3 चीज़ें आएंगी। आप यहां पर देखोगे कैश हमारे लिए एसेट्स है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा है, और ये एडवांस फॉर ट्रैवलिंग हमने क्या माना था, एसेट। वापस से एसेट मानोगे। अब हमारे पास 250 रुपये कैश वापस आ रहा है, एसेट बढ़ेगा, मेरे पास आ रहा है। टोटल 4,750 मेरे बिजनेस का खर्चा है, जो मैं घूम के आया बिजनेस के लिए, तो डेबिट होगा। लेकिन अब भी एडवांस रहेगा क्या, मतलब अभी भी उसको अगले संडे को फोन कर सकता हूँ कि अभी तक आया नहीं है। भाई एक बार का पैसा दिया था 5,000, उसका सेटलमेंट हो गया, मतलब अब एसेट नहीं रहा। 5,000 जो दिया था ना, मैं एसेट माना था, उसमें से 4,750 रुपये जितना मेरे को घुमा के आया और 250 रुपये वापस कर दिया, तो अब एसेट थोड़ा ना रहा। तो अब एसेट हो जाएगा कम, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। जब एसेट कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और अगर इसका अल्टरनेटिव ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में जो बिल दिया, बिल कितने का दिया, 4,750 का। क्या बिल ज्यादा का हो सकता है, भाई 5,000 एडवांस दिए हो, हमको थोड़ी पता है कि कितना गाड़ी चलेगी, कितना किलोमीटर, अंदाजा लगाए थे, 5,000 दे दिए थे। तो अभी इस एग्जांपल में बिल कम का बना, 4,750 का, तो ज्यादा भी तो बन सकता है। मान लो 5,000 के ऊपर का बिल बन गया, तो अगला ट्रांजैक्शन वही बोल रहा है कि मान के चलो बिल जो आया 5,500 का आया है, तो अब बचा हुआ पैसा हमको देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने उसको एडवांस में कितना दिया था, एडवांस में कितना दिया था, 5,000, लेकिन अब बिल कितने का आया, 5,500 का। तो अब इसकी एंट्री आप समझना, इसमें हम क्या करेंगे, इस 21 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखो खर्चा टोटल बिल कितने का आया, 5,500 का। तो ट्रैवलिंग बिल या ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक टर्म यूज करेंगे। ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, बढ़ेगा, डेबिट करोगे, कितने का बिल दिया है, 5,500 का। लेकिन जब वो 5,500 का बिल देगा तो आप उसको क्या बोलोगे, पुराना एडवांस से एडजस्ट कर ले। कितना एडजस्ट करवाओगे एडवांस से, 5,000। मतलब जो एडवांस फॉर ट्रैवलिंग था, कितना एडवांस दिया हुआ था, 5,000, ये हमारा एसेट था। अब इसी से एडजस्ट कराओगे तो एसेट कम हो जाएगा, क्रेडिट करोगे, कितना ही एडजस्ट करा पाओगे, 5,000। अब बचा हुआ 500 रुपये हमें देना पड़ेगा, हम उसको देंगे ना, एक्स्ट्रा घूमे तो कैश आ जाएगा, ये एसेट है, हम देंगे तो हमारे यहाँ से एसेट जाएगा। क्या करोगे, क्रेडिट, कितना दोगे, 500। अब आप खुद देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं है, जितना डेबिट है 5,500, उतना ही आपका क्रेडिट है 5,500। और ये बताओ किस टाइप का एंट्री है, ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि एक से ज़्यादा क्रेडिट है यहाँ पर। कोई दिक्कत,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांजैक्शन नंबर 22। इसमें आप देखो, एडवांस फॉर मशीन, एडवांस फॉर मशीन 25,000 बाय चेक टू किरण मशीनरीज। हम एक अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदना चाहते थे, जिसके लिए हमने किरण मशीनरीज वाले को 25,000 रुपए चेक के थ्रू दे रहे हैं एडवांस में। ठीक है, तो यहां पर दो टर्म्स क्या आने चाहिए, एडवांस टू किरण मशीनरीज। ये हमारे लिए एसेट्स है, प्रॉपर्टी है ना। आगे चल के हमको मशीन देगा, ये हमारा एसेट है, प्रॉपर्टी है, बढ़ेगा, डेबिट होगा। लेकिन मैं बदले में पैसा कैसे दे रहा हूँ, चेक से। तो हम क्या यूज करेंगे, बैंक। ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, यहां से पैसा जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो याद रखोगे जब भी हम किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो हमारे लिए एसेट्स बन जाता है, प्रॉपर्टी बन जाता है, क्योंकि आगे चल के बदले में हमको वो कुछ ना कुछ देगा। तो कितना हम लोग उसको दिए हैं पैसा, 25,000 रुपये, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 23, या क्वेश्चन बोल लो। पेड ₹5,000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। यहां ऑन अकाउंट मतलब क्या समझते हो, क्वेश्चन में बोल रहा है पेड ₹5,000 टू रमन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिटर ऑन अकाउंट, उसके अकाउंट में लेजर अकाउंट। मतलब यहां पर ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं है। हम लोग, हमारे पास लेजर जब बनाते हैं ना, तो रमन के नाम का एक लेजर बनाए होंगे और इसी लेजर को हम बोलते हैं अकाउंट। तो जो रमन का अकाउंट था उसमें जितना भी पैसा दिख रहा था उसी में से हमने उसको 5,000 दिया है, तो ये वो वाला अकाउंट है। हम अपने पास रमन का एक अलग से पेज बनाए होंगे जिसमें सिर्फ हिसाब किताब रमन का होगा, तो हम उसमें शायद मान के चलो 10,000 होगा, लेकिन हम उस अकाउंट में से जो 10,000 है ना बैलेंस, उसमें से सिर्फ 5,000 दे रहे हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्या क्या आएगी, हम लोग पे कर रहे हैं, कैश आएगा और दूसरा रमन आएगा। रमन हमारा क्या था, क्रेडिटर था, लायबिलिटी था ना, और कैश हमारे लिए एसेट है। ये हमारे यहाँ से जाएगा, लायबिलिटी भी कम होगा, कर्जा कम होगा जब उसको पैसा देंगे। तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं। कितना दे रहे हैं, 5,000 रुपये उसको हम दे रहे हैं। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, issued check of ₹39,000 to परम a creditor in settlement of account of 40,000। इसको समझना अच्छे से, यहाँ पर सेकंड स्लाइड में बता रहा हूँ, पेज में बता रहा हूँ। 24, हमारा एक क्रेडिटर था, उसका नाम क्या था, परम था। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 39,000 दे रहे हैं, लेकिन इसको हमें पे करने थे 40,000, लेकिन हम दे कितना रहे हैं, 39,000 का चेक। और लेकिन फुल सेटलमेंट में बोल रहे हैं तू 40 में से 39 रख और आगे हम लोग से कोई पैसा मत लेना, मतलब पूरा अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। तो 40 की जगह हम लोग 39 दे रहे, तो हम लोग को 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पर 3 चीजें आएंगी। ठीक है, हम लोग परम आ जाएगा एक, हम लोग चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं मतलब बैंक आ जाएगा, और तीसरा हम लोग को फायदा मिल रहा है मतलब डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। परम हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर था, मतलब एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, लायबिलिटी था। बैंक हमारे, ये लायबिलिटी कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। ये बैंक हमारे लिए एसेट, अभी जा रहा है, एसेट जा रहा है, क्रेडिट। और डिस्काउंट रिसीव क्या है हमारे लिए, इनकम है, फायदा है। हम लोग को 1,000 का फायदा हो रहा है, तो ये क्या नेचर का होगा, इनकम नेचर का। डिस्काउंट मिल रहा है
मेरा फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं किसी को डिस्काउंट देता हूँ तो नुकसान है, खर्चा मानेंगे। अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो हम क्या मानेंगे? इनकम। तो यहाँ पर इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। अमाउंट देखो, मेरी लायबिलिटी कितने अमाउंट से कम हो रही है? बताओ, लायबिलिटी कितनी कम हो रही है? 40,000 रुपये देना था, 39,000 दे के पूरा 40,000 खत्म किया। मेरी लायबिलिटी थी कितनी? 40,000। तो क्या अभी आगे देना है क्या कुछ पैसा? 40,000 लायबिलिटी कम हो गई ना। पैसा कितना कम हो रहा है बैंक से? 39,000। 1,000 हम लोग को फायदा मिल रहा है। आप चेक करो, क्रेडिट 40, डेबिट भी 40,000। कौन सी एंट्री है ये? किस टाइप की एंट्री है? कंपाउंड एंट्री है। ये क्वेश्चन नंबर 24 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 25, अगला ट्रांजेक्शन 25। रिसीव्ड चेक ऑफ ₹29,500 फ्रॉम सुरेंदर, जो कि हमारा डेटर था, इन सेटलमेंट ऑफ 30,000। अब देखो, सुरेंदर हमारा डेटर था, इससे कितने पैसे लेने थे? 30,000। हमको कितना दिया? 29,500 रुपये दिया। ठीक है, कैसे दिया? चेक के थ्रू दिया है ना। अब 500 रुपये उससे और लेना है, क्या वो हमको देगा? तुमको कैसे पता नहीं देगा? क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। फुल सेटलमेंट मतलब अब हिसाब किताब क्लियर, मतलब मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं अलाउ कर रहा हूं। मेरा एसेट कितना था? ये डेटर कितना था? एसेट कितने अमाउंट का था? 30,000 से। लेकिन मेरे पास जो पैसा आ रहा है, हाँ, अब ये डेबिट होगा। अब ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है, बढ़ेगा इनकम। हम दे रहे हैं डिस्काउंट। यहां पर 3 चीजें आएंगी। एक बैंक आएगा, एसेट है, हमारे पास पैसा आ रहा है, 29,500 आ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। पर ये सुरेंदर हमारा डेटर था, सुरेंदर हमारे लिए एसेट था, डेटर, एसेट कम हो गया, अब आगे चल के तो पैसा देगा नहीं, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। पूरा 30,000 से ये एसेट कम हो गया। तीसरा आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा खर्चा है, बढ़ेगा, डेबिट करोगे 500 से। तो ये 3 चीज़ें आएंगी। ये भी एक कंपाउंड एंट्री है। तो ये 25th वाला ट्रांजेक्शन था। ठीक है, आगे फिर से नॉर्मल ट्रांजेक्शन आ गए। ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं, 10-15 ट्रांजेक्शन बस और करेंगे। ये 25th वाला है। अब 26th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांजेक्शन 26, पेड टेलीफोन बिल ऑफ 1,000 इन कैश। तो क्या क्या आ जाएगा? टेलीफोन बिल या एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस, और दूसरा कैश। टेलीफोन एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस है, कैश क्या है? एसेट है। खर्चा बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अमाउंट 1,000, ये भी 1,000। नेक्स्ट 27, डायरेक्ट एंट्री बता दिए। विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर पर्सनल यूज़। जब पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकालते हैं तो ड्राइंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्राइंग्स। ठीक है, अब जब भी अपने बिजनेस से, ये कंसेप्ट समझोगे आगे ट्रांजैक्शन में काम आएगा। जो सामान हम दुकान में बेचते हैं, अब अगर हम बेचें और हमारे दुकान से वो सामान जाए तो हम सेल्स लिखते हैं। लेकिन हमारे दुकान से वो सामान जा रहा है, लेकिन बेच रहे हैं तो तब नहीं जा रहा है, किसी और कारण से जा रहा है। वो कोई और कारण क्या है? 4 कारण है। पहला, ओनर अपने घर लेके जा रहा है। दूसरा, आग लग रही है इसलिए सामान चला जा रहा है जल के। तीसरा, चोर चोरी करके लेके जा रहा है। और चौथा, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो फ्री में सैंपल दे रहे हैं। पहला, ओनर अपने घर लेके जा रहे हैं सामान, गुड्स को। दूसरा, आग लग रही है तो सामान गायब हो जा रहा है, जल के राख हो जा रहा है। तीसरा, चोर चोरी करके लेके जा रहा है। और चौथा, हम लोग ना प्रचार करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप एक काम करो, आप ये सामान को यूज़ करके देखो, पसंद आएगा तो लेना। तो कुछ तो सामान देना पड़ा। तो जब इन 4 केसेस में हमारे बिजनेस से सामान जाता है, इन 4 केसेस में हमारे बिजनेस से गुड्स जाता है तो एसेट जा रहे हैं, लेकिन हमको नाम क्या लिखना पड़ता है? परचेज।
हम बेच नहीं रहे हैं, हमको बदले में पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ से सामान जा रहा है इन 4 कारण से। ओनर घर लेके जा रहा है, तो जो खरीदी रेट होता है ना, उसी रेट से घर लेके जाता है। क्या ओनर अपने आप को बेचेगा क्या? 10,000 का सामान 12,000 में देगा क्या? नहीं, जितने में लाया उतने में लेके जाएगा। जब आग लगेगी, सामान में आग लगेगी, तो नुकसान जितने में खरीद के लाए उतने का होगा कि जितने में बेचता हूं उतने का नुकसान होगा? जितने में खरीद के लाए। तभी परचेस वही सेम कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद के लाए। जब चोर चोरी करेगा, 10,000 का सामान था, मैं बेचता 20,000 में हूँ, चोर चोरी करके क्या, तो मैं क्या बोल रहूंगा? 20,000 का नुकसान हुआ है। भाई 10,000 का लाए थे, 10,000 का नुकसान हुआ है। तो वहां भी खरीदी रेट, वहां भी आपको परचेस लिखना है, परचेस को कम करना है। आपका मकसद है सामान खरीद के लाना है, बेचना है। बेचने के लिए आप सामान लेके आ रहे हो, लेकिन सामान बेच नहीं पा रहे हैं, पहले ही किसी कारण से चला जा रहा है। ओनर घर लेके जा रहा है, आग लग जा रही है, चोरी हो जा रहा है, प्रचार कर दे रहे हैं। तो आपको क्या करना होता है? गुड्स कम करना होता है, एसेट कम करना होता है, लेकिन नाम क्या लिखते हो? परचेस। क्यों परचेस लिखते हैं? क्योंकि हमने खरीद के लाया था बेचने के लिए, लेकिन अब बेच तो पाए नहीं, तो उस परचेस को हम मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा कम किए थे। 10 लाख का सामान लाया था, 1 लाख का सामान जल गया, तो मैं ये सोचूंगा 9 लाख का खरीद के लाया था, तो 1 लाख के परचेस को हम कम करते हैं। जब खरीद के लाते तो परचेस बढ़ता है, लेकिन हम बेच नहीं पा रहे हैं, किसी कारण से सामान कम हो जा रहा है, बेचने के अलावा किसी और कारण से कम हो जा रहा है, तो उस समय हम परचेस को क्रेडिट करते। तो आगे आने वाले 3-4 ट्रांजेक्शन वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर एक आ रहा है ड्राइंग्स, जो कि कैपिटल का रूल लगेगा। कैपिटल हो रहा है कम, यहाँ करोगे डेबिट, और गुड्स एसेट कम हो रहा है तो हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट 28, गुड्स कॉस्टिंग 2500 रुपये गिवन एज सैंपल। सैंपल मतलब प्रचार, एडवर्टाइज। जैसे हम लोग को एज ए टीचर, हम लोग को जितनी भी ये आप लोग बुक यूज़ कर रहे हो, जैसे अकाउंटेंसी की बुक यूज़ कर रहे हो, या आप बिजनेस स्टडीज़ की पूनम गांधी बुक यूज़ करते हो, या इकोनॉमिक की वीके होरी बुक यूज़ करते हो, तो हम जो टीचर्स होते हैं ना, हम लोग को एज ए फ्री सैंपल बुक मिलती है, स्पेसिमेन कॉपी, जो कि हम लोग खरीदते नहीं, हमको फ्री में मिलती है। पहले हम यूज़ करते हैं, हम देखते हैं कि वो बुक सही है कि नहीं है, उसमें क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से है कि नहीं है, फिर हम लोग आपको रिफ़र करते तो आप परचेज करते हो। तो हम लोग को वो बुक फ्री में आती है, तो सामने वाला एडवर्टाइजमेंट के लिए तो दे रहा है। अगर मेरे को यूज़ करते हुए आप देखोगे तो आप पूछोगे सर आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो, तो आप भी वही खरीदोगे, तो एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारे पब्लिशर टीचर्स को बुक फ्री में देते हैं, ताकि टीचर उस बुक से पढ़ाएगा तो बच्चे लोग वही बुक खरीदना चाहेंगे, इससे उनकी सेलिंग बढ़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग के लिए तो की जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 28 में कि हम लोग 2500 का सामान फ्री सैंपल के लिए दिए हैं। तो सेम गुड्स परचेज एसेट कम होगा, क्रेडिट होगा, लेकिन फ्री सैंपल है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस खर्चा है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28, गुड्स 29 क्वेश्चन नंबर 29, गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज डोनेशन। दान कर रहे हैं, वही एक डोनेशन आ जाएगा, खर्चा है, नुकसान है, बढ़ेगा तो डेबिट, और दूसरा परचेज एसेट कम होगा, क्रेडिट कर देंगे। 30, रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। रिबेट मतलब क्या होता है? जब हम सामान बेच चुके हैं, गलती से डिफेक्टिव सामान चला गया, थोड़ा सा डिफेक्टिव सामने वाला यूज़ कर सकता है, तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठा रहा है, मेरे को चमका रहा है कि भैया मैं सामान वापस भेज रहा हूँ पूरा, तो भाई मैं उसको बोलूँगा पूरा सामान वापस भेजेगा, मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी पूरा वापस करेगा, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगेगा, फिर वापस आएगा तो कोई और ख़रीदेगा नहीं खुला सामान। तो मैं क्या बोला कि भाई 10,000 का सामान था तो एक काम करना 2,000 कम देना, क्योंकि वापस भेजेगा तो ट्रांसपोर्ट मेरे को देना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगा चुका हूँ, फिर वो सामान खोल चुका है, पता नहीं कितना यूज़ कर चुका है, कितना वेस्ट कर चुका है, फिर वापस आएगा तो ग्राहक खरीदेगा कि नहीं, पूरा 10,000 का सामान वेस्ट होगा। तो मैं उससे क्या करूँगा, सामान सामने रख चुका है, मैं उसको बोल दूंगा भैया 2,000 आप कम दे देना, तो इसको बोलते हैं रिबेट अलाउ करना। तो वो भी खुश हो जाएगा और मैं सोचूंगा एक इंसान से पैसा नहीं कमाया। तो रिबेट हमारे लिए खर्चा है जब हम अलाउ करते हैं। तो एक आ जाएगा रिबेट, रिबेट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा बताओ, दूसरा वर्ड क्या आएगा? रिबेट, ये खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट। दूसरा नाम बताओ, किसको अलाउ कर रहे हैं? रमन को। बताओ क्या आएगा दूसरा टर्म? रमन आएगा।
क्यों आएगा रमन? क्योंकि इससे मुझे पैसे लेने थे, ये मेरा डेटर था, एसेट था, अब 2000 रुपये कम लूंगा, तो रमन नाम का जो एसेट था अब वो कम हो जाएगा, अब मैं उससे 2000 रुपये कम लूंगा, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी हम रिबेट अलाउ करते हैं तो ऐसे डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 31, rebate of rupees 3000 received from couple on goods purchase। अब ऐसे ही सेम हमारे साथ हुआ, हम सामान खरीदे थे, डिफेक्टिव आ गया था, मैं सामने वाले को चमका रहा था, वापस भेज रहा हूँ, अब सामने वाला मेरे को बोल रहा है भैया मत भेजो, मैं 3000 रुपये कम लूंगा। तो अब मैं रिबेट क्या कर रहा हूँ? रिसीव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इनकम है, रिबेट रिसीव इनकम है, बढ़ेगा तो क्रेडिट 3000 रुपये। दूसरा क्या आएगा बताओ? दूसरा कपिल, कपिल मेरे लिए क्रेडिटर था, लायबिलिटी थी, कम हो जाएगा, डेबिट करूंगा 3000 रुपये, अब उसको मैं कम पे करूंगा, ठीक है, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, सामने वाला 3000 मेरे से अब कम लेगा। 32 में बोल रहा है, सॉरी हाँ 32, सोल्ड गुड्स टू देवेंद्र कंपनी ऑफ ₹75,000, बहुत ईजी है। देवेंद्र कंपनी डेबिट होगा, एसेट बढ़ेगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। देवेंद्र कंपनी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, गुड्स हमारे यहाँ से एसेट जो है वो जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट 33, देवेंद्र कंपनी रिटर्न गुड्स वर्थ ₹15,000 डिफेक्टिव, तो वापस कर रहा है, देवेंद्र कंपनी वापस आएगा, पहले एसेट बढ़ रहा था अब एसेट कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एक मिनट, पिछला क्या था? हमने सोल्ड किया था ना, ठीक है, तो हमारा डेटर बढ़ा था, डेबिट हुआ था, अब वो हमारा डेटर कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जो सामान गया था वो वापस आ जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, पहले हमने सेल्स लिखा था, जब सामान गया था वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न, सामान हमारे पास वापस आ रहा है, एसेट बढ़ेगा, इसको हम कर देंगे डेबिट। ये दो पुराने ट्रांजैक्शन में से ही है, कुछ नया नहीं है। 34 में क्या बोल रहा है? ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। घर के पर्सनल अकाउंट से मैंने एक चेक इशू किया, बिजनेस में लेके आया और बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा किया। एक नया बिजनेस के लिए अकाउंट खुलवाना था तो कैपिटल होगा ना, ये एक तरीके से घर से पैसे लाए जा रहे हैं और बिजनेस के लिए एक नया अकाउंट खुलवाया जा रहा है, तो बैंक और कैपिटल, कैपिटल में आता है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, बैंक हमारे लिए एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 35, ठीक है, 35th ट्रांजेक्शन, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ दाल एंड कंपनी, ठीक है, 3000 का। तो आप याद रखोगे कि ऑर्डर की एंट्री नहीं की जाती है। जब भी हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में और उसमें ऑर्डर की एंट्री आ रही है तो उसकी ऑर्डर की एंट्री हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर कुछ एडवांस वगैरह दे देते हैं पैसा तो उसकी भले एंट्री करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑर्डर दे के जाए तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं। अब जैसे आपके ही शॉप में कोई आएगा, बोलेगा कि 10 बोरी मिर्ची का चाहिए, लेकिन मैं आऊँगा अगले हफ्ते लेके जाऊँगा, तो उसकी एंट्री करोगे क्या? वो तो तुम इग्नोर कर दोगे उसको, या मजाक करके गया ऐसा सोच के। तो हम भी ऐसे ही इग्नोर करेंगे। अगर कोई ऑर्डर देता है या हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो हमको उसकी एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद 36, सोल्ड गुड टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हेमंत और सेल्स, हेमंत डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लेकिन अमाउंट कितना आएगा? 20,000 में 10% माइनस करके 18,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अगली वीडियो में या अगली क्लास में हम लोग पहले ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी एक बार हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ 35 तक हमने ट्रांजैक्शंस को देखा है, इसी को आप एक बार खुद से बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, जो नहीं समझ में आएगा वीडियो में देखोगे आप, और आगे की ट्रांजैक्शन एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कल हम लोग आगे की ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का कल कोशिश करूँगा, कल क्लास रखने का संडे को, अगर होगी तो बता दूंगा, ठीक है।